नमस्कार दोस्तों, और आज की इस कहानी के नाम है आईने। रितु, ये क्या लाई हो अपने मायके से? तेरी माँ ने कभी कुछ ढंग का देती ही नहीं है। पुराने बक्से में से साड़ी निकाल कर दे देती है। ऐसी साड़ी तेरी माँ ही पहनती होगी। मेरे यहाँ तो कोई नहीं पहनेगा। तुझे क्या अपने ससुराल के स्टेटस का जरा भी ख्याल नहीं है, जो तूने ये साड़ी बिना सोचे समझे उठा कर ले आई हो? गीतांजलि जी ने कड़कती आवाज में अपनी बहू से कहा। मम्मी जी, साड़ी महंगी नहीं है, पर ये नई साड़ी मेरे मम्मी ने मेरे साथ आकर खरीदी है। यह सुनकर गीतांजलि जी की त्योरियां चढ़ गई। मतलब, मैं झूठ बोल रही हूँ? तू और तेरी माँ दोनों सच्ची हो, और तू मुझसे जबान क्यों लड़ा रही हो? अब घर में आई हो तो काम संभालो। खाने पीने का सारा काम रखा है, और सबसे पहले मेरे कमरे में एक कप चाय पकड़ा देना, फिर जाकर खाने की तैयारी शुरू कर दो, अपनी बहू से कहती है। मुंह बनाते हुए वो सारी चुपचाप हाथ में लिए अपने कमरे में वापस आ गई। आईने के सामने वो सारी खुद पे लपेट कर देख रही थी कि अचानक से रितु वहां पे आ गई। गीतांजलि जी एकदम से सकपका गई और फटाफट सारी एक तरफ रख दी, और पूछने लगी, इतनी जल्दी चाय बन भी गई? मम्मी जी, वो अदरक नहीं है। गीतांजलि की बहू बोली, और आप अदरक के बिना चाय पीती नहीं हो? मनोज भैया से मंगवा दीजिए ना। और चुपचाप साड़ी पे नजर डालकर रितु कमरे से बाहर चली गई। अपनी सास से अदरक के बारे में पूछने गई थी। रितु की शादी को 2 साल हो चुके थे, और इन 2 साल में उसकी सास गीतांजलि जी ने उसके मायके वालों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हर बात में उनको दोषी ठहराना उनकी आदत हो गई थी। और रितु भी चुपचाप सुन लेती थी, क्योंकि उसका पति अपने माता पिता की कमाई पर ही निर्भर था। उसका पति नहीं कमाता था, और इसीलिए नहीं बोलती थी। रितु का पति विपिन अपने पिताजी की ही दुकान पे बैठता था और काम संभालता था। गीतांजलि जी को इसी बात का गुरूर था कि उसका बेटा उसकी दुकान से कमाता है। वो हर महीने बेटे को कुछ रुपए सैलरी के रूप में दे देती थी, और वो रुपए बहुत ही ज्यादा नहीं होते थे। काम तो विपिन सुबह से रात तक करता था दुकान पे, पर उसके बदले में पैसे कम ही मिलते थे। विपिन की शादी एक मध्यवर्गीय परिवार में तय कर दी गई थी। रितु 3 बहनों में से सबसे बड़ी थी, और घर वालों ने जैसे तैसे शादी करा दी उनकी। अब आगे भी 2 बेटियों की शादी करनी थी। शादी के वक्त गीतांजलि जी तो ने कहा कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए, पर शादी के बाद 2 सालों में रितु के मायके वाले से हर त्योहार और शगुन के नाम पे रुपए और कपड़े मंगवाती रही। रितु के पापा एक सामान्य कर्मचारी थे। वो ज्यादा महंगा तो दे नहीं पाते थे, फिर भी बेटी ससुराल में सुखी रहे, इसलिए उनकी मांग पूरी करने की वो पूरी कोशिश करते थे। पर रितु की सास कभी खुश नहीं होती थी। उसके मायके से कपड़े महंगे ना आते, पर पहनने लायक जरूर होते थे। और गीतांजलि जी बेवजह सुना देती थी अपनी बहू की, पर हर साड़ी वो पहनती जरूर थी। साड़ी तो अच्छी ही थी। अपने पैसे के गुरूर के आगे वो रितु की भी भावनाओं को कुचल देती थी। अब उसे भी इन सब की आदत हो चुकी थी। गीतांजलि की बहू कुछ भी नहीं बोलती थी। गीतांजलि जी और अशोक जी की 3 संतानें हैं। बड़ी बेटी ज्योति की शादी हो इसी शहर में 4 साल पहले कर चुके हैं, और बेटे विपिन की शादी रितु से करा दी गई है। और अब तो अपने सबसे छोटे बेटे मनोज के लिए भी लड़की तलाश रहे थे। मनोज की शादी हो ऊंचे और अमीर परिवार में कराना चाहते थे। उनकी शौक थी, क्योंकि मनोज एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था, और उसकी बहुत ही अच्छी नौकरी थी।
गीतांजलि ये अपने छोटे बेटे के बहुत ही लाड करती थी, क्योंकि हर महीने वो अपनी कमाई का बहुत सा हिस्सा उनके यानी कि अपनी माँ को देता था। उन्हें बहुत ही घमंड था इस बात का कि छोटे बेटे के लिए बहुत ही अमीर घर से लड़की लाकर दहेज से अपना घर भर देगी। वो सोच रही थी अपनी बड़ी बहू पे दिन रात ताने बरसाने वाली गीतांजलि जी उसे कभी सुकून से बैठने भी नहीं देती थी और घर का सारा काम उसी से ही करवाती थी। रितु की स्थिति देखकर उसका देवर अपनी माँ को भी समझाता था कि भाभी को इसी घर की है और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत किया करो, पर वो समझती नहीं थी गीतांजलि जी और कहती थी कि बहुओं को तो पैर की जुत्ती के नीचे दबा कर रखा जाता है, नहीं तो वरना वो सिर पे बैठने लगेगी। एक दिन रितु के पापा किसी रिश्तेदार के शादी में उसी शहर में आए थे, तो वो रितु से मिलने यानी कि अपनी बेटी से मिलने चले गए। जाते वक्त वो फल की टोकरी ले गए मिलने के लिए। गीतांजलि ने फिर सुना दिया बहू को, समधन जी बेटी के घर मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं ना, कि रास्ते में सस्ते भाव में मिल रही फलों की टोकरी, अब भला फलों से कैसे मुंह मीठा किया जाएगा। गीतांजलि जी अपनी समधी से बोली, अब देखो ना, हमने आपके स्वागत में 2 तरह की मिठाइयाँ रखी है, चाहते तो हम भी फल रखकर काम निपटा देते। ये सुनकर रितु के पापा एकदम से सन्न रह गए कि वो बिना कुछ खाए पिए ही बेटी को आशीर्वाद देकर आ गए और वहां से चले आए। रितु की भी आंखें भर आई, पर वो भी मजबूर थी। कुछ कहती तो पति का साथ नहीं था और पति अपने माता पिता पर ही निर्भर था। सच्ची कहा है किसी ने, पति का साथ मिले तो पत्नी सारी दुनिया से जीत जाती है और अगर पति का साथ ना मिले तो। कुछ समय बाद रितु की छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया। अपने पापा से फोन पे ये खुशखबरी सुनकर रितु बहुत ही खुश थी। वो शादी में जाने की तैयारी करने लग गई, अपनी बहन के शादी में अपने घर। ये क्या बहू, तेरे पापा ने हमें तो कुछ भी नहीं कहा और तू जाने के लिए भी तैयारी करने लगी है। क्या उन्हें पता नहीं है कि इतनी बड़ी खुशखबरी है, तो समधियों को भी घर 4, 5, 10 किलो मिठाई भिजवा दे, ताकि हम भी यहाँ पड़ोसियों को मिठाई बांट दे। मम्मी जी, पापा जब मुझे लेने आएंगे तो मिठाइया के डब्बे भी लेकर आएंगे। रितु अपने सास से बोली, आप तो मुझे ये बताइए कि बहन को शादी में क्या उपहार दूं। रितु अपनी सास गीतांजलि से पूछी। उपहार देने के नाम से गीतांजलि जी की बोलती ही बंद हो गई। अरे हम क्या देंगे, गीतांजलि जी अपनी बहू को जवाब देती है, तो लिफाफा दे आना, और वैसे ही हमारा कुछ देने का नेग नहीं बनता है। रितु को पता था कि यही जवाब मिलेगा, पर उसने अपनी बहन की शादी में देने के लिए पैसे पहले से ही जोड़ रखे थे और पापा कुछ गहने उसके लिए बनवा रहे थे, तो उसने अपने पैसे से उसे मिला दिए ताकि अच्छे गहने तैयार हो सके। रितु के पापा मिठाई के डब्बे लेकर आए और अपनी बेटी को लेकर चले गए अपने घर। शादी के एक दिन पहले ही रितु के सास ससुर देवर और पति भी उनके यहाँ शादी में आ गए और वही मनोज को एक लड़की पसंद आ गई, जो कि मालूम करने पर पता चला कि वो रितु के मामा की बेटी है और अमीर परिवार से है। अब तो गीतांजलि जी ने भी स्वीकृति दे दी और आगे बात चलाई शादी के लिए। दोनों का रिश्ता भी तय हो गया। रितु के मामा को मनोज पसंद आ गया और अच्छी कंपनी में नौकरी भी थी और इसलिए रितु के मामा ने उसे पसंद कर लिया था। मनोज और रागिनी की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। रागिनी खुश थी कि उसकी दीदी ही उसकी जेठानी बनी है और अब वो अपनी दीदी के साथ में ही रहेगी और अपने पति मनोज के व्यवहार से भी रागिनी बहुत ही खुश थी, क्योंकि मनोज का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। शादी के बाद दोनों घूमने चले गए। वहां से आकर जब रागिनी ने रितु के साथ
रसोई संभाली और कुछ महीनों में ही उसे ससुराल में रितु दीदी की स्थिति का पता चला तो उसे बहुत ही दुख हुआ। पहले उसे कुछ भी नहीं पता था, शादी के बाद उसे पता चल गया। गीतांजलि जी अब रागिनी पे भी रोब झाड़ने लगी थी, पर रागिनी सुनने को वाली नहीं थी। रागिनी तो रितु की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। मनोज ने भी उसे अपनी माँ के व्यवहार के बारे में भी बताया था, जिसे सुनकर भी रागिनी दंग रह गई थी। उसे नहीं पता था रितु के दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी, तो वो विपिन के साथ अपने मायके गई थी जहाँ मृत्यु हुई थी। उसके जाने के 2 दिन बाद रागिनी का छोटा भाई उसी शहर में इंटरव्यू देने आया था, तो उसने काफी पकवान बनाए तो सास गीतांजलि जी ने टोक दिया, रागिनी तेरा भाई ही तो आ रहा है, उसके लिए इतने पकवान बनाने की क्या जरूरत थी, रोटी सब्जी ही तो खिला देती। गीतांजलि जी अपनी बहू रागिनी से कहती है, मम्मी जी मैं हर किसी का सम्मान करती हूँ, वो चाहे मेरे मायके से आया हो या फिर आपके मायके से आए मेहमान तो भगवान होता है, और इज्जत और मान सम्मान सबका होना चाहिए। और फिर मैं पकवान मनोज की कमाई में से बना रही हूँ, आपको क्या आपत्ति हो रही है? जब कमाने वाला कुछ नहीं बोल रहा है तो आप भी मत बोलिए। रागिनी अपनी सास से कहती है, जब मैं मायके जाती हूँ तो मेरी पूरी आवगत होती है, तो मैं भी अपने मायके वालों का सम्मान करूंगी। रागिनी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर गीतांजलि जी एकदम से हक्की बक्की रह गई। वो कुछ कहे बिना रसोई से चली गई। वो आज अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी। रागिनी ने अच्छे से भाई को खाना खिलाया, तभी गीतांजलि जी बोली, रागिनी तेरे पापा तो इतने अमीर है, फिर भी भाई खाली हाथ आ गया, मिठाई नहीं लाया। गीतांजलि जी अपनी बहू रागिनी से पूछती है, मम्मी जी मैंने ही मना कर दिया था, आपको तो कोई भी मिठाई पसंद ही नहीं आती है। भैया और रितु दीदी अभी यहाँ नहीं है, हम लोग मिठाई खाते नहीं है, तो क्या पड़ोसियों को बांटने के लिए मिठाइयाँ मंगवाती। और फिर अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है, और बहू के घर से हर बार कुछ आए ऐसा जरूरी तो नहीं है। रागिनी अपनी सास को जवाब देती है। अब रागिनी अपनी सास को बराबर जवाब दे देती थी, क्योंकि वो दूसरी ऋतु नहीं बनना चाहती थी और ऋतु की तरह बिल्कुल नहीं थी। उसने ऋतु की घर में जो हालत देखी थी वो उससे काफी दुखी थी, और इसलिए वो अपनी सास को सबक सिखाना चाहती थी। अब गीतांजलि जी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचती लगी थी। जितनी आसानी से वो रितु को और उसके मायके वालों को सुना देती थी, उतनी ही आसानी से वो रागिनी को कुछ कहने से भी कह नहीं पाती थी, और रागिनी जवाब दे देती थी बराबर। रितु के आने के बाद रागिनी अपने मायके रहने चली गई। जब रितु वापस आई तो कुछ दिन बाद वो मायके से वापस आई तो गीतांजलि जी ने आदतन पूछा, क्या भेजा है तेरी माँ ने? पहले दिखा दिया फिर अंदर जाएगी। मम्मी जी मेरी माँ ने सिर्फ मुझे भेजा है और उनके लिए ये छोटा सा उपहार भेजा है आपके लिए, रितु बोली। रागिनी बोली। गीतांजलि ने उत्सुकता बस खोला तो देखा उसमें नैतिक शिक्षा की किताब थी। उसे देखकर उनकी त्योरियां चढ़ गई। ये क्या मजाक है बहू, मैं इस किताब का क्या करूंगी? कोई महंगी साड़ी नहीं भेजी का मेरे लिए? रितु की मम्मी तो जब भी रितु को विदा करती थी साथ में मेरे लिए साड़ी जरूर भेजती थी, जबकि वो तो तेरी माँ से गरीब है। हाँ, रितु दीदी की मम्मी आपके लिए साड़ी भेजती थी, और वो साड़ी में आप 10 कमियां निकालवा कर भी उसे पहनती थी। तो कभी ऐसा हुआ है आपने कोई भी साड़ी प्यार से या फिर तारीफ करके पहनी हो? इसलिए मैं साड़ी नहीं लाई हूँ, पता नहीं कितनी कमियां निकाल देती आप। इसलिए आप ये नैतिक शिक्षा की किताब पढ़िए।
जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। रागिनी अपनी सास से बोली, दूसरे की भावनाओं को कैसे समझा जाए। आपने तो बहुओं को निर्जीव समझ रखा है। गीतांजलि से लगातार बोल रही थी, आपके लिए बस आपकी इज्जत मायने रखती है। आपके बहू की इज्जत और उसके मायके वालों की इज्जत से कुछ लेना देना आपको बिल्कुल भी नहीं है। बहू के मायके वाले चाहे कितना ही कुछ अच्छा क्यों न भेजे, उसमें कमियां निकाल कर जरूरी है। आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो मेरे मायके से कुछ नहीं जाएगा। रागिनी अपनी सास से बोली। रागिनी की बात सुनकर आज रितु को भी हिम्मत उसके अंदर आ गई थी। मम्मी जी, रागिनी ठीक कह रही है। आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे मायके वालों को अपशब्द कहे और या फिर उनका अपमान करे। आप नहीं कर सकते। आज आपकी बेटी ज्योति के दीदी के ससुराल वालों आपका अपमान करे, आप जाए तो खाने पीने और उपहार जैसी छोटी सी बात के लिए आपको ताने मारे तो आपको कैसा लगेगा। रागिनी और रितु बोल रही थी, हर इंसान को अपनी इज्जत बहुत ही प्यारी होती है, वैसे ही हमें भी है। हमारे हर काम में मीन रेख निकाल कर आप हमारी माँ को दोष देती हो कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है। ये क्या बात हुई? आप हमेशा ही ऐसे ही बोलती हो। अब हम कुछ भी गलतियां करेंगे तो आप प्यार से सिखाए। मायके वालों को दोष देने से क्या होगा? अब तो वो दोबारा सिखाने नहीं आएगी ना। मायके से कोई सामान आए तो आपको 100 कमियां निकालनी है। मायके से कोई आए तो उसको आपको उसका अपमान करना है। जब आप हमारे मायके वालों का सम्मान नहीं करेगी तो हम आपका सम्मान क्यों करेंगे? मम्मी जी, इज्जत और मान सम्मान तो सबको होता है। अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। गीतांजलि जी का आज घमंड टूट चुका था। छोटी बहू तो क्या, अब बड़ी बहू भी उन्हें आईना दिखा रही थी। अब बहुओं के मुंह से यह सब सुनकर उन्हें अपनी गलानी महसूस हो रही थी, अपनी गलती के एहसास हो रही थी। तभी पीछे खड़ा छोटा बेटा मनोज भी बोलता है, मम्मी, रागिनी और रितु भाभी कुछ गलत नहीं कह रही है, बिल्कुल सही कर रही है। अगर ये दोनों आपका अपमान करे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आप इनके मम्मी पापा के लिए बोलेंगे तो इन्हें भी बुरा लगेगा। और अब वो जमाना गया जब लड़की वाला या लड़की अपना अपमान सहन कर लेते थे। आजकल तो सब बराबर है। मान सम्मान दोगे तो ही मान सम्मान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। विपिन भी दुकान से आ रहा था। उसने भी बातें सुनी और अपने भाई की बातों में वो हामी मिलाई। तभी रागनी ही कहती है, मम्मी जी, विपिन भैया आपके ही बेटे हैं और वो आपकी ही दुकान में काम करते हैं, तो उन्हें ही दुकान संभालने दीजिए ना। और आप तो उन्हें नौकरी की तरह काम करके कुछ पैसे ही मात्र उन्हें देती है। आखिर वो जब मन से काम करते हैं तो आप दुकान पैसों का गुरूर क्यों करती हो? बुढ़ापे में पैसे से ज्यादा आपके बच्चे ही काम आएंगे ना। यही तो सेवा करेंगे। सासू माँ, इतना पैसों का गुरूर ठीक भी नहीं है। रागिनी अपनी सास से बोली। आज गीतांजलि जी बिल्कुल चुप थी। अपने बेटे और बहू की बात सुनकर उन्हें अपने करने पे पछतावा तो हो रहा था और उन्होंने तय किया कि वो बहुओं के मायके वाले के खिलाफ और वहां से कुछ भी उपहार आए तो कभी वो अपशब्द नहीं बोलेगी और सदा उनका सम्मान करेगी। मन ही मन तय कर लिया था। आज रितु खुश थी कि उसकी बहन ने उसके दर्द को समझा और रागिनी खुश थी कि उनकी अपनी सासू माँ को सही रास्ते पर उन्होंने ला दिया और उनके पैसों का गुरूर भी तोड़ दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।